हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट ट्विंकल झा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल जुडिशरी प्लस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हमने आर्टिकल 14 तक ऑलरेडी कवर कर लिया है और उसके वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज गो एंड चेक। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे। आर्टिकल 15 जो है वो एक्सटेंशन है आर्टिकल 14 का, ना कि सिर्फ आर्टिकल 15, 16, 17, 18 ये चारों आर्टिकल जो हैं आर्टिकल 14 के एक्सटेंशन हैं। अब आर्टिकल 14 में हमें समानता की अधिकार के बारे में बताया जा रहा है, राइट टू इक्वेलिटी के बारे में। राइट टू इक्वेलिटी जो है, समानता का अधिकार हम सब के पास अवेलेबल है, चाहे हम इंडिया के नागरिक हो, चाहे हम हिंदुस्तान के नागरिक हो या हम एक फॉरेनर हो, हम सब के पास बराबरी का अधिकार है। अब आर्टिकल 15 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 15 हमें ये बताता है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 चीजों के बेसिस पे हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। अब क्लॉज 1 जो है वो स्टेट को रोकता है कि स्टेट जो है वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती इन 5 चीजों को लेके, ठीक है। क्लॉज 2 जो है ये नागरिक को, जो हमारे सिटीजन है हिंदुस्तान के, उनको रोकता है कि आप भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्लॉज 3 हमें बोल रहा है कि ये एक एक्सेप्शन है क्लॉज 1 और 2 का, जो कि स्पेशल प्रिविलेज दे रहा है वुमेन और चिल्ड्रन को, कि जब वुमेन है और चिल्ड्रन है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको मेन फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी में लाने के लिए, मैन के, पुरुष के बराबर में लाने के लिए हम उनको स्पेशल राइट दे सकते हैं। उनके लिए पार्लियामेंट को हमने अधिकार दे रखा है कि स्पेशल प्रिविलेज बनाए, स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रावधान आप वुमेन और चिल्ड्रन के लिए बना सकते हैं। अब ये तो हुई 15 क्लॉज 3 की बात। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ये बस 3 क्लॉज ही दे रखे थे 15 में, आर्टिकल 15 में, ठीक है। लेकिन जैसे ही डेवलपमेंट हुई इसमें और 3 क्लॉज ऐड हो गए, 15 क्लॉज 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो 15 क्लॉज 4 कब ऐड हुए थे? जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ उसके तुरंत बाद ही एक केस आया था हमारे पास, चंपकम दुराई राजन का केस। उस केस के बाद ही फर्स्ट क्लॉज ऐड हो गया था, जिसमें हमने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को स्पेशल प्रोविजन दिए थे। अब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल क्लास, नीचे तबके के लोग, उनको ऊपर लाने के लिए हमने स्पेशल प्रोविजन दिए। इसके साथ ही रिजर्वेशन का कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया, जो कि एक बहुत ही बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। तो चलिए उसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं 15 क्लॉज 5 पे। 15 क्लॉज 5 जो है वो 93rd अमेंडमेंट में ऐड हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के साथ साथ हम अदर बैकवर्ड क्लास को भी रिजर्वेशन देंगे, जिसमें कि इंक्लूड है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, बट जो माइनॉरिटी के अंदर स्टैब्लिश है आर्टिकल 30 में वो इसके अंदर नहीं आएंगे। आर्टिकल 13 हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम आर्टिकल 13 के बारे में बात करेंगे। तो अभी इस पे आते हैं कि ये हो गए आर्टिकल 15 क्लॉज 5। इसको एक केस लॉ में भी चैलेंज किया गया था, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें वो चैलेंज किया गया था, बट फाइनली ये कॉन्स्टिट्यूशन हेल्ड हो गया। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। फिर आते हैं हमारे लास्ट क्लॉज में, जो कि रीसेंट अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, जो कि 2019 में ऐड हुआ है। 2019 में EWS कैटेगरी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी 10% का रिजर्वेशन दे दिया है, ठीक है। अब ये 10% का रिजर्वेशन जो है वो एजुकेशन में भी है, जॉब के बेसिस पे भी है। अब EWS कैटेगरी में आने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जो फुलफिल करनी पड़ती हैं, जैसे कि आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और भी कुछ कैटेगरी हैं कि आपकी रेसिडेंशियल एरिया इतनी लिमिट में होनी चाहिए। वो सारे वो फॉलो करने के बाद ही आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहलाएंगे। बट पहली बार कंट्री में ऐसा हुआ कि जनरल को भी रिजर्वेशन मिल गया। अब ये जरूरी था कि नहीं था, ये भी एक डिबेटेबल टॉपिक है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि ये आर्टिकल जो है जुडिशरी के पर्सपेक्टिव पे, आंसर मेकिंग के पर्सपेक्टिव पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 क्लॉज 1।
The state shall not discriminate against any citizen on a ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 स्टेट पे मैंडेट लगा रहा है कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता इन 5 ग्राउंड के बेसिस पे. क्लॉज 2, नो सिटीजन शैल ऑन अ ग्राउंड ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to access to shop, public restaurant, hotel and place of public entertainment or the use of wells, tank, bathing ghat, road and place of public resort maintained wholly or partly out of funds or dedicated to the use of general public. क्लॉज 2 जो है सिटीज़न पे मैंडेट लगाता है कि कोई सिटीज़न जो है इन 5 ग्राउंड पे किसी भी पर्सन पे कोई डिसेबिलिटी नहीं लगा सकती, उसको डिसेबल नहीं कर सकती है, उसको रोक नहीं सकती है, उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती है. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो लोग थोड़े नीचे तबके के काम करते थे, जैसे कि जो साफ़ सफाई करते थे हमारे घर की, हमारे मोहल्ले की नाली वाली साफ़ करते थे, तो ये लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था. एक जनरल पब्लिक के जो ब्राह्मण थे और जो शूद्र थे, इन दोनों को बराबर नहीं माना जाता था. इनको जो शूद्र लोग थे इनको पब्लिक प्लेस का एक्सेस नहीं दिया जाता था, इनको पब्लिक प्लेस नहीं आने दिया जाता था, इनको मंदिर नहीं आने दिया जाता था, इनको पब्लिक जो कुआं होता था विलेज में वहाँ नहीं जाने दिया जाता था. ठीक है. क्लॉज 2 हमें ये बता रहा है कि चाहे हमारा कोई भी रिलीजन हो, हमारा कोई भी रेस हो, हम किसी भी कास्ट के हो, हमारा सेक्स कुछ भी हो, ठीक है, हम कहाँ पे जन्म लिए हैं इंडिया में, किस जगह पे, ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रखता है. इन सब चीज़ों के बेसिस पे कोई हमें रोक नहीं सकता. ठीक है, कि हम पब्लिक जो कुआं है या पब्लिक रास्ता है या कोई मनोरंजन का स्थान है, ऐसी कोई भी चीज़ें हों वो यूज़ करना हमें रोक नहीं सकता है. इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन आर्टिकल 17 में दिया है, जो कि अनटचेबिलिटी के अबॉलिशन के बारे में बात करता है कि कोई अछूतता जो होती है कि हम इससे टच नहीं हो सकते, ये सब चीज़ें को हटाना पड़ेगा. इसके लिए प्रोविज़न्स बनाए हैं पार्लियामेंट ने. ठीक है, तो ये हमें हमारे आर्टिकल 15 क्लॉज 2 के बारे में बता रहा है. अब चलते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 3, जो नथिंग इन दिस आर्टिकल सेल्फ प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन. जैसा कि मैंने डिस्कस किया, वुमेन और चिल्ड्रन को मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी में लाने के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाए जा सकते हैं. फिर हम आते हैं चंपकम दुरई राजन केस. इस केस में लैंडमार्क डिसीजन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा. ये जो वर्डिक्ट था इसने बेस क्रिएट किया था फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए, जो फर्स्ट मेजर वर्डिक्ट था रिगार्डिंग रिजर्वेशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. मतलब ये पहला ऐसा वर्डिक्ट था जो रिजर्वेशन की बात कर रहा था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूलिंग में अपहेल्ड कर दिया मद्रास हाई कोर्ट का वर्डिक्ट और स्ट्रक डाउन कर दिया कम्युनल गवर्नमेंट जीओ, जो कि पास हुआ था 1927 में मद्रास प्रेसिडेंसी में. जो कम्युनल जीओ था वो प्रोवाइड कर रहा था कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब और कॉलेज सीट में, जिसके बेसिस पे ब्राह्मण गर्ल को मेडिकल कॉलेज में सीट्स नहीं मिली थी. तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में हेल्ड किया कि प्रोवाइडिंग सच रिजर्वेशन वाज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए ये वैलिड नहीं है. अब हम चलते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 4, जो कि चंपकम दुराई राजन के केस के बाद ऐड हुआ था. नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 29 क्लॉज 2 शैल prevent the state from making any special provision for the advancement of any educational and social backward classes of citizen or scheduled caste and scheduled tribe. तो जैसा मैंने डिस्कस किया था, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को इसमें स्पेशल राइट दे दिए गए. इसमें ये बोला गया कि स्पेशल प्रोविज़न पार्लियामेंट बना सकती है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ, किन किन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए,
शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। इन तीनों के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है कौन? पार्लियामेंट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था कि ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जो हैं ये कौन होंगे? ये एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीज़न कौन होंगे? तो ये स्टेट की ड्यूटी बना दी गई कि स्टेट डिसाइड करेगा कि कौन पर्सन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीज़न है और कौन नहीं है। ठीक है, तो अब ये स्टेट कैसे डिसाइड करेगी कि कौन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीज़न है? तो जो भी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीज़न है उन्हें ही कंसिडर किया कि वो होली सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है। और ये फाउंड किया गया, ये पाया गया कि एक रेडीमेड क्राइटेरिया है, बना बनाया क्राइटेरिया है जो कि सोसाइटी में पहले से ही है कि जो भी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीज़न हैं, जो भी पिछड़े जाति के लोग हैं, वही सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीज़न होंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा क्लॉज 4, जिसमें स्टेट को राइट दे दी गई कि ये डिसाइड कर सकती है ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स कौन होंगे। अब हम आते हैं क्लॉज 5 की तरफ। ये 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी के बारे में बोल रहा है। उसमें क्या है, उसमें ये दे रखा है कि सारे सिटीजन्स के पास राइट है ताकि वो प्रैक्टिस कर सके, प्रोफेस कर सके कोई भी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन या कोई ट्रेड या बिजनेस। ठीक है, तो अब इसमें ये बोल रहा है कि इस बेसिस पे ना कि सबके पास इक्वल राइट है, सबके पास फ्रीडम है कोई भी ट्रेड या कोई ऑक्यूपेशन या कोई प्रोफेशन करने का। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या सोशल या इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में कोई प्रोविज़न नहीं बना सकते हैं ताकि उनको अपलिफ्ट किया जा सके और उनको बराबर मिला सके। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है इन सब बेसिस पे भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, प्रोफेशन में भी रिजर्वेशन दे सकते हैं। ठीक है, और ये जो रिजर्वेशन है ये प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी दे सकते हैं, लेकिन वो जो है 30 क्लॉज 1 के अंदर फॉल नहीं करना चाहिए, मतलब माइनॉरिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बता रहा है हमारा क्लॉज 5। अब क्या हुआ था, क्लॉज 5 को चैलेंज कर दिया गया था। अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 का केस है। ठीक है, तो इस केस को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, बट डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं कि इस केस में हुआ क्या था। केजी बालाकृष्णन जो थे वो चीफ जस्टिस थे उस वक्त के। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था बर्डन ऑफ अपलिफ्टमेंट कैन नॉट बी फुलफिल्ड ओनली बाय स्टेट। The private individual institution should also share burden to a reasonable extent, and therefore Article 15 Clause 5 is constitutionally justified। इसमें ये हेल्ड हो गया था कि आर्टिकल 15 Clause 5 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली जस्टिफाइड है, क्योंकि ये जो बर्डन है अपलिफ्टमेंट का ये सिर्फ स्टेट फुलफिल नहीं कर सकती है, प्राइवेट इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन जो है उसको भी ये बर्डन लेना पड़ेगा, इसमें ये बोला गया था। इसीलिए जो है 15 क्लॉज 5 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड ना करके कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं क्लॉज 6 में, यहाँ नहीं दे रखा क्लॉज 6 के बारे में, मैं आपको बता देती हूँ कि 2019 में वो ऐड हुआ। क्लॉज 15 क्लॉज सी जो है 10% रिजर्वेशन देता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, जो कि जनरल कैटेगरी के होने चाहिए। जो पर्सन जनरल कैटेगरी के होंगे उनको 10% की रिजर्वेशन मिलेगी। अगर वो जो क्राइटेरिया है जो गवर्नमेंट ने ले डाउन की है एलिजिबिलिटी फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, तो वो उनको मिल जाएगी अगर वो सारी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तो। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 15। मैंने इस लेक्चर में हर एक चीज कवर की है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ भी मिस किया है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में ये लिख के मुझे बताएं, मैं अगले लेक्चर में उसको कवर करने की कोशिश करूंगी। और प्लीज ये भी बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। सो दिस इज ऑल आई माई साइड, दिस इज एडवोकेट ट्विंकल जस्ट साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक